आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ अजय आलोक, आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं, जिन आंकड़ों को हम दिखा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ जो 11.9 लगभग 12 करोड़ लोग हैं वो दिख रहे हैं उनके साथ, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी लीप्स एंड बाउंड्स में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अंजना जी, आपने फिगर्स दिए हैं सिर्फ 3 इलेक्शंस के, मैं आपको 96 से ले चलता हूं। 96, 98, 99, 2004 सारे इलेक्शन में कांग्रेस का ग्राफ 25% से लेकर 28.5% में ही रहा है। सिर्फ एक बार इस 28.5% 2009 में सीटों में परिवर्तित हुआ जब 206 आए। उसका जब विश्लेषण किया गया कि क्यों ये हुआ, तो हुआ कि मनमोहन सिंह के प्री स्कैम अवतार में थे वो। न्यूक्लियर डील, अर्बन वोटर्स का सपोर्ट मिला पहली बार कांग्रेस को, और कांग्रेस 160 अर्बन सीटें जीत पाई पहली बार 2009 में। उसके बाद जो कंटिन्यूअस ग्राफ का कांग्रेस गिरते गया, मैं इसमें ब्लू लाइनिंग ये देख रहा हूं कि तमाम लीडरशिप फेलियर्स के बाद, तमाम स्कैम्स के बाद, तमाम घोटालों के बाद, उसके बाद भी कांग्रेस अगर आज 28% पे है, तो मैं इसे ब्लू लाइनिंग ऑफ द कांग्रेस कहूंगा। ये उनके लिए एक स्ट्रेंथ की बात है कि इतने सब तमाम झंझावात के बाद भी, राहुल गांधी के बाद भी आप 28% पे हैं, तो यहां से बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उस बढ़ाने में दिक्कत यह है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लीडरशिप। देश की जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे, ये सवाल उठता है, और ये सवाल तमाम इलेक्शंस में दिख रहा है, रिजल्ट्स में दिख रहा है कि 50 से ऊपर इलेक्शन हो चुके हैं, 40 से ऊपर कांग्रेस हार चुकी है। तो आपको यहाँ पे लीडरशिप में मंथन करिए कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, देश की जनता का विश्वास आप कैसे जीतेंगे। ठीक है विनोद जी, आपको क्या दिख रहा है? 19.7% के आसपास फीसदी परसेंटेज में भी मैं बता रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम नंबर, वो स्टैटिक है। 14 में, 19 में उतने लोग उनको वोट करते हैं, यहां से बिल्ड कर सकते हैं क्या? और ये क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए जो आंकड़े बता रहे हैं और भी अजय जी ने भी बताए, तो मुझे लगता है कांग्रेस का अपना एक वोट परसेंटेज तो लगातार इंटैक्ट है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क 2014 में पड़ा, लेकिन सीटें नहीं, सीटें कम हो रही हैं। तो सीट और वोट का जो मामला है, इस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए मतलब देखिए ना, ये जो ग्राफ आपके बगल में दिख रहा है, इसको दिखाते रहिए, वो वापस से दिखाइएगा जो कांग्रेस का है। एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, सीट आप देखिए 206 से वो 44 पर आते हैं, 52 पर आते हैं, जबकि ये देखिए वोटर्स उनके साथ यही है जो आपके साथ स्क्रीन पे मेरे साथ इस वक्त। कारण अंजना जी है कि सामने वाले के वोट बढ़ते जा रहे हैं ना। हाँ। आप ये देखिए ना, विपक्ष में जो है, नए वोटर्स जुड़ रहे हैं, वो भी उधर जा रहे हैं। और एक और चीज है कि इसका मतलब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो गैर भाजपा, गैर कांग्रेस पार्टियां हैं, उनका वोट परसेंटेज का आंकड़ा होता तो और पता लगता कि उनका वोट कितना बीजेपी को शिफ्ट हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का वोट भी क्या शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ, खासकर अति पिछड़ों का वोट। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी की पूरी रणनीति है चुनाव लड़ने की, उसका पूरा इलेक्शन प्रबंधन जो है, उसकी जो पूरी सामाजिक समीकरणों की रणनीति है, और जो 24 घंटे 24/7 काम करने का जो उनका जज्बा है, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एसेट है। और नेता की बात जहां तक है, तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए 2014 से लेकर 2019 तक और तमाम विधानसभा चुनावों में लाभदायक रहा है, उनकी लोकप्रियता है। तो ये सारी चीजें जब मिला करके भारतीय जनता पार्टी काफी आगे निकल गई, सीटों के मामले में भी और वोट प्रतिशत के मामले में भी। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक चुनाव होने के बाद अगला, उस चुनाव के बाद उसकी फाइल बंद करके रख दी जाती है। अब गुजरात में 17 खुलवाएंगे, अभी डॉली जी से खुलवाएंगे, सीटें आई गुजरात में, अब फाइल बंद है, अब फाइल खुलेगी 2027 में। तो ये जो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या, बीजेपी चुनाव इस बार तो राहुल सड़कों पे हैं, इस बार भारत जोड़ो कर रहे हैं। अभी तो भारत जोड़ो कर रहे हैं, मैं तो पूरे इतिहास की बात बता रहा हूँ, जो आंकड़े हम देख रहे हैं, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये है कि 2014 का चुनाव जीतने के बाद 2019 से तैयारी में जुट जाती है, अगले दिन से। प्रदीप जी, ये आंकड़े आपके सामने, आपकी नजर में क्या कह रहे हैं, और क्या इससे ये भी इन्फ्लुएंस निकाला जा सकता है कि क्षेत्रीय दलों का जो वोट रहा है, युवा तो दिख रहा है कि जो नए वोटर्स ऐड हुए हैं शायद वो उस तरफ जा रहे हैं बीजेपी की तरफ, क्षेत्रीय दलों का भी वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, अगर कांग्रेस वाले वोटर्स इंटैक्ट रह रहे तो? अंजना जी, इसमें 3-4 चीजें हैं, मैं बताना चाहूंगा एक के बाद एक जल्दी से। कि जो 9 की बात कर ले तो कंट्री के अंदर टोटल इलेक्टर्स जो थे वो करीब 72 करोड़ थे, लेकिन 42 करोड़ लोगों ने वोट किया। अब उस 9 से 19 पे आए, 10 साल में क्या हुआ, 10 साल में 91 करोड़ वोट हुए, यानी 20 करोड़ वोटों का इजाफा हुआ। और कितने लोगों ने वोट किया? 60 करोड़ लोगों ने वोट किया। तो कहने का मतलब उसको हमको संख्या की नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 9 और 19 के बीच में 20 करोड़ लोगों ने ज्यादा वोट किया है। तो इसलिए उस संख्या में ना देखते हुए उसको परसेंटेज में देखिए। अब परसेंटेज में बीजेपी का 18 और 19 यानी 18.8 था परसेंटेज वोट शेयर, जो कि 19 में उठ के वो 38 हो गया। तो 19 से 38 का मतलब करीब 19% यानी डबल वोट शेयर हो गया, उसको वैसे देखिए। और कांग्रेस की जहां तक बात है, जो 28 था 9 में,
वो 19 रह गए, यानी वहां 10% की गिरावट हुई है, यहाँ पे 20% की करीब 20% की बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ा है। तो कहने का मतलब ये है बीजेपी ने 10% वोट जो लिया है वो कांग्रेस की तरफ से लिया है और 10% जो है रीजनल पार्टी से लिया है। इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। तीसरी बात है कि सीटों का सवाल इसलिए इतना बड़ा फर्क आता है कि बीजेपी को 31% 14 में वोट मिले थे, 282 सीटें मिली। 19 में जो है 38% वोट मिलने के बाद 303 सीटें मिली। उसका कारण यह है जो कांग्रेस का वोट आता है वो पूरी 543 सीटों से वोट आता है, जबकि बीजेपी की बात करें, 19 की बात कर लें जो कि सबसे बेस्ट चुनाव बीजेपी के लिहाज से था, तो 19 में मैं बता दूं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब और छोटे यूटीज जैसे कि कश्मीर, जैसे कि लक्षद्वीप, जैसे कि पौंडीचेरी, मैं कश्मीर कह रहा हूं, जम्मू नहीं कह रहा हूं, इन सबके बीच में 103 सीटें हैं। इन 103 सीटों पे बीजेपी का जो था केवल 2 सीटें आई थी, केवल 2 सीटें। इसका मतलब यहां पे बीजेपी को एवरेज ले लें तो 10% से भी नीचे वोट मिला 19 में, जबकि 250 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 250 में से बीजेपी को 212 सीटें यहां से आई, यानी 87% स्ट्राइक रेट और 50% के ऊपर वोट शेयर। तो आप कांग्रेस और बीजेपी का तुलनात्मक अध्ययन सीटों और वोट शेयर से इस लिहाज से किया जाना चाहिए। ठीक है।